हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश खोज इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ, उसके बारे में हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके फंडामेंटल एनालिसिस करने में हम देखेंगे कि उसके शेयर्स में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये शेयर मैंने कम से कम 20-25 कंपनियों की फंडामेंटल स्टडी करने के बाद ढूंढा है, और तब जाके मुझे इसके फंडामेंटल्स अच्छे लगे हैं। तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए हम चलते हैं डायरेक्ट पहले इसके ऊपर कि ये कौन सा शेयर है और इसके फंडामेंटल्स क्या है। इस शेयर्स का नाम है डी देव प्लास्टिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कब बनी, क्या है ये कंपनी। तो इसके बारे में बताया गया है कि इनकॉर्पोरेटेड इन 2020 में, ये 2020 में कंपनी बनी थी। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लास्टिक कंपोनेंट्स, प्लास्टिक के जो आइटम्स वगैरह होते हैं उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये इसकी लीडरशिप के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलीमर कंपोनेंट्स विथ ए कैपेसिटी ऑफ 2,33,400 MTPA एज ऑफ क्वार्टर फर्स्ट 2025। तो मतलब इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पॉलीमर, मतलब प्लास्टिक जो कंपोनेंट्स आते हैं उनको बनाने के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। इसके जो प्रोडक्ट्स प्रोफाइल बता रखा है इसने, तो ये जो बनाती है वो बनाती है केबल कंपोनेंट्स बनाती है, एंटी फैब बनाती है, फुटवेयर कंपोनेंट्स बनाती है, इंजीनियर्ड प्लास्टिक फॉर ऑटोमोबाइल्स के लिए बनाती है, इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स फॉर अप्लाइंसेस के लिए बनाती है, इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल्स एंड लाइटिंग, एंड इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास्टर बेचेस एंड अदर्स। ये मतलब इसके प्लास्टिक के जो जिस जिस सेगमेंट में काम करती है, जो जिस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाती है, उसकी ये प्रोफाइल बताई गई है कि कौन कौन से सेगमेंट में किस किस सेक्टर के लिए ये प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चर करती है। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये जो साइट है स्क्रीनर.in, इस पर जाकर के आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं ये कंपनी क्या क्या काम करती है, इसकी प्रोफाइल को पढ़ सकते हैं। इसके आगे हम सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी बताई जा रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऐसे है कि कंपनी यूनिट आर लोकेटेड इन दादरा, सिलवासा एंड कोलकाता विथ ए इंस्टॉल्ड TPA कैपेसिटी ऑफ एंटी फैब फील्ड कंपोनेंट्स मास्टर बेचेज 36,000, PVC कंपोनेंट्स 44,000, सोपल्स कंपोनेंट्स XLPE कंपोनेंट्स सेमिकॉन्स से 1,42,500, इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपोनेंट 14,500, HFFR 2,000। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए बता रहा है कि 80% एज ए क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 DLPI प्लान टू रिच फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो इनके बारे में बताया गया है कि जो अलग अलग यूनिट हैं इनकी, जो केबल के लिए हो गया या जिस जिस कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इसकी जो क्लाइंटेल है, सबसे बड़ा जो क्लाइंटेल है वो हम पहले इसको समझते हैं कि क्लाइंटेल मतलब इसके पास कौन कौन से क्लाइंट है। जो बड़े बड़े क्लाइंट है उसमें आता है किया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल आ गया, एंचोर आ गया, टोरेंट पावर आ गया, हेवल्स इंडिया लिमिटेड आ गया, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ गया, KEC इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ गया। तो ये तो इसके क्लाइंट है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है और किस किस कंपनी के साथ मिल करके ये काम कर रही है, जो इनके सप्लाई, जो मतलब इनके बायर है। इसके बाद जो यूज़र इंडस्ट्री है, मतलब ये लोकल में भी बेचती होगी, ऐसा नहीं कि ये कंपनियों को ही बेचती है, इसके अलावा और भी इनके यूजर्स होंगे। जो केबल एंड वायर के लिए काम करते हैं उनको भी बेचती है, पैकेजिंग के लिए जो काम कर रही है कंपनियां उनको भी ये बेचते हैं, फुटवेयर में जो काम कर रहे हैं उनको भी बेचते हैं, पाइप्स वालों को बेचते हैं, ऑटोमोबाइल्स वालों को बेचते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को वाले को बेचते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज वालों को बेचते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट फिटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी बेचते हैं। मतलब ये जो सेगमेंट है, इन सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनको बेचती है। तो ये कंपनी का जो काम है वो यूनिक है और कंपनी इसमें अपने आप को लीड कर रही है। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये देखने को लगी। अब इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, रेवेन्यू ब्रेकअप इन्होंने बताया कि पॉलीथीन से 76% है, पॉली विनील क्लोथराइड है ये 11% है, अदर से 13% है। अगर मैं इनका जोग्राफिकल पूरे वर्ल्ड वाइड देखूँ रेवेन्यू स्प्लिट, तो ये ओवरसीज में 24% आता है इनका रेवेन्यू का ब्रेकअप। मतलब रेवेन्यू 24% ओवरसीज से आता है, डोमेस्टिक सेल 76% है। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ तो वायर एंड केबल इंडस्ट्री से 79% का इनका रेवेन्यू है, पैकेजिंग से 3% का है और अदर से 18% का है। कैपेक्स आप देख सकते हैं, कैपेक्स यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 24, 25, 26, 27 के लिए इनके फ्यूचर के जो इन्होंने प्लान्स बता रखे हैं वो कैपेक्स है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। रॉ मटेरियल परचेज के लिए बोल रहे हैं कि कंपनी प्रोसीजर 60-70% ऑफ इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOCL, ONGC पेट्रो
Additionals Limited DPIL has also increased its share import from the Middle East। मतलब कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, IOCL, ONGC से अपने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज करती है, प्लस मिडिल ईस्ट से भी अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करती है, जो कि क्रेडिट फ्री होता है। ये एक सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट है इनके पास, जो मिडिल ईस्ट से परचेज करने का है। प्रोडक्ट के जो इनके पाइपलाइन में आने वाले टाइम पे जो इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि XLPE कंपोनेंट्स इज सुटेबल फॉर द इंस्टॉलेशन फॉर केबल अप टू द 125 किलोवाट टू बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में ये लॉन्च हो जाएगा। और इनका जो रेवेन्यू का टारगेट है 2030 तक, ये बोल रहे हैं कि हम 2030 तक 5000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। तो कंपनी जिस लेवल से ग्रोथ कर रही है तो ये आराम से 2030 तक कंपनी अपना टारगेट अचीव कर लेगी। तो अभी आप अगर इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी हम देखते हैं, इसके पहले पूरे फंडामेंटल को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। अब इसके जो फंडामेंटल है उसके पास चलते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो आज की डेट में कंपनी का जो शेयर है वो 266 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप है 2756 करोड़ का। स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की करंट प्राइस मैंने बताई दी। कंपनी ने आज तक हाई लगाया 458 का, 213 का लो है कंपनी का। तो आप देख सकते हैं कितना सा डिफरेंस है 213 से 266 के बीच। तो कंपनी अपने लो के आसपास खड़ी है, तो सबसे अच्छा मौका होता है इन्वेस्टमेंट करने का किसी भी कंपनी में। स्टॉक पी रेशो 15 से नीचे है, वो भी एक अच्छा साइन है। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू जो हमेशा देखनी होती है कि कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है कम है। जिस भी कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है उसके शेयर से वो शेयर हमेशा अच्छा बताया जाता है। तो यहाँ पर भी कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है और दिख रही है हमें। डेप्थ इक्विटी रेशो ना के बराबर 0.06% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग सबसे अच्छा +75%। कंपनी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, कंपनी के पास अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी। तो ये सबसे अच्छा साइन है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ देखिए 3 साल की, कंपनी की 3 साल की ग्रोथ 5.5% के आसपास है, क्योंकि कंपनी 2020 के आसपास बनी है, इसलिए 3 साल की सेल्स ग्रोथ दिखाई गई है। इंडस्ट्री का पी रेशो 35 के आसपास है, कंपनी 15 के आसपास खड़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल डेली रूटीन के कामकाज के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो कंपनी के पास 617 करोड़ की वर्किंग कैपिटल है, जो कि बहुत बहुत अच्छा साइन माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में। इसके बाद ये इसका चार्ट है, ये चार्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये इसके प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है। तो प्लस पॉइंट्स ही आ रहे हैं इस कंपनी के 3 कि कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस कर दी है, डेप्थ फ्री कंपनी हो गई है। कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। ये इसकी पीयर कंपनी है जो इनसे कॉम्पिटिट करती है। तो कंपनी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो आने वाले टाइम पर ये आपको अच्छा ग्रोथ करती दिखेगी कंपनी। ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। अभी 2025 में 737 करोड़, जो मार्च वाला था उसमें 737 करोड़ की इनकी सेल थी, और कंपनी ने जो प्रॉफिट बुक किया था वो 52 करोड़ का। सबसे प्लस पॉइंट आप यहाँ देखिए, कंपनी हमेशा प्रॉफिट बुक करते चल रही है, एक भी साल कंपनी लॉस में नहीं है, वो सबसे अच्छा साइन है। और कंपनी की ग्रोथ भी देखिए कंटिन्यू बढ़ रही है। अगर मैं ईयरली बात करूं, प्रॉफिट P&L इसका ईयरली देखता हूं, तो कंपनी 2022 में 227 करोड़ का सेल था, फिर 2500 का और 2400 का, फिर अब 2600 की सेल हुई है 2025 में। इनके खर्चे के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो 269 का आया है। और यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट आप चेक कीजिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट, आप नेट ये प्रॉफिट हमेशा देखने के लिए होता है। कंपनी का 55 करोड़, 104, 182, 186, मतलब कंपनी लॉस में नहीं गई है और कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है, और अपने जो शेयर होल्डर है उनको भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो कि एक कंपनी का अच्छा साइन होता है। किसी भी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यही उम्मीद लगाते हैं कि मुझे वहाँ से कुछ रिटर्न मिले। आपको आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, उसके साथ साथ आपको कुछ हिस्सा भी मिलता रहता है डिविडेंड के रूप में, तो वो एक आपकी ग्रोथ में ही काउंट होता है, जो एक अच्छा साइन बताया जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व आज की डेट में 824 करोड़ के हैं कंपनी के, जो कि ये हमेशा मुसीबत के लिए बनाए जाते हैं कि आपके ऊपर सडनली कोई ऐसी लाइबिलिटी ना आ जाए, कोई सडनली कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे क्या है रिजर्व आपके बहुत अच्छे काम आते हैं। तो रिजर्व मोटा मोटी यही कह सकते हैं, रिजर्व को मैं डीपली आपको नहीं समझाऊंगा। तो रिजर्व ये इसीलिए काम आते हैं। लोन आज की डेट में कंपनी के ऊपर 46 करोड़ के, जो कि ज़्यादा नहीं है। अगर मैं फिक्स असेट्स की बात करूं तो कंपनी की फिक्स असेट्स आप देख सकते हैं कितनी है। कंपनी फिक्स असेट 275 करोड़ की आज की डेट में, उसके बिहाफ पे इनके लोन्स कुछ भी नहीं है, ना के बराबर लोन है। और अदर असेट की बात करूं तो 817 करोड़ की अदर असेट्स है। अदर असेट्स का ब्रेकअप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकअप आपको दिख जाएगा कि कंपनी के पास इन्वेंट्री 242 करोड़ की, ट्रेड रिसीवेबल है मार्केट से मांग रही है 466 करोड़ रुपए, मतलब माल बेचा होगा तो उनसे पैसा तो लेगी ना। कैश
आज की डेट में 43 करोड़ का पड़ा है, लोन्स इन्होंने दे रखे हैं 13 करोड़ के अदर आइटम। तो ये ब्रेकअप आप चेक कर सकते हैं। तो कंपनी आज की डेट में 817 करोड़ की अदर असेट्स के साथ भी खड़ी है, तो लोन इनके ना के बराबर है। तो एक बहुत बहुत अच्छा साइन है ये भी, किसी भी कंपनी को स्टडी करते टाइम आप ये चीज़ देख सकते हैं। ये रेशियोज है, इनको कोई देखने की जरूरत नहीं है, इतने काम भी नहीं आते। शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे अच्छा, आपको जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करे चाहे लॉन्ग टर्म के करे, तो हमेशा ये चीज़ जरूर देखिए कि किसी भी कंपनी में उसके प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। अगर प्रमोटर होल्डिंग उसमें 50% से ऊपर होती है तो एक कंपनी का अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि डिसीजन पावर हमेशा मैनेजमेंट के हाथ में होनी चाहिए, तभी वो डिसीजन ले पाएगा। और हमेशा कंपनी में डिसीजन पावर जिसके पास होता है वो कंपनी ज़्यादातर ग्रोथ करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज की डेट में आप देखते हैं तो 50% मोटा भाई के हाथ में है, तभी वो सारे डिसीजन ले पाते हैं। अदरवाइज अगर उनके पास 49% भी होती तो आज की डेट में रिलायंस इतनी ग्रोथ नहीं करती जितनी आज की डेट में कर रही है। तो सेम वही ये चीज़ है, यहाँ पे कंपनी के पास 74%, यहाँ आप देखिए 2023 में 74.84 थी, फिर 97, फिर 99। कंपनी को अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास है, तो कंपनी धीरे धीरे अपनी खुद की होल्डिंग बढ़ा रही है। ये एक अच्छा साइन होता है। अगर आपके प्रमोटर मार्केट से अपने शेयर वापस परचेज करते हैं, इसका मतलब उसको अपनी कंपनी पे विश्वास है प्रमोटरों को, और अपने प्रोडक्ट पर विश्वास है कि हम आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, इसलिए ही वो मार्केट से दोबारा रिपर्चेज करते हैं, वो सेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा साइन है। आप दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि एफआईज और डीआईज, आप यहाँ पे 2024 में एफआईज ने 1% इन्वेस्ट किया था, डीआईज ने 24.24, तो एफआईज और डीआईज भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए जिस भी कंपनी में एफआईज डीआईज अगर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते तो ये देखना हमेशा वो रिसर्च करके घुसते हैं। रिसर्च करने के बाद अगर वो घुस रहे हैं तो उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बहुत अच्छी जाती है। 1-2 साल में आपको ऐसा लगेगा कि आपके शेयर्स ने आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। तो यहाँ एफआईज डीआईज अभी नहीं आए हैं, छोटे लेवल पे आए हैं, बहुत छोटे लेवल पे कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा तो सडनली आएगा और इस शेयर की प्राइस आपको बहुत अच्छी जाती दिखेगी। अभी जो ये शेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है 200, अगर मैं बात करूँ 266 का, तो ये शेयर मैं आपको कह सकता हूँ अगर एफआईज डीआईज इसमें होल्डिंग बढ़ाते हैं तो ये आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर अंदर आपको 500 से 600 के बीच में शेयर दिख सकता है, इजीली आराम से दिखेगा, क्योंकि कंपनी की हर चीज़ अच्छी लग रही है, फंडामेंटल वाइज बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पे अदर जो पब्लिक की होल्डिंग वो 24% है, तो यहाँ प्रमोटर ने जो अपनी होल्डिंग होल्ड करके रखी है वो बहुत अच्छा साइन है। जब एफआईज डीआईज इसमें घुसेंगे तो आप शेयर्स की ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ देखेंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से उसके फंडामेंटल को स्टडी कीजिए, फंडामेंटल को स्टडी करने के बाद आप डिसीजन लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको फिर भी और चीज़ें इसमें देखनी है तो यहाँ कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आती है, ये देख सकते हैं, रेटिंग अपडेट्स आते हैं, ये अनाउंसमेंट्स है कंपनी की क्या है, तो ये screener.in पे आप जा करके और किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको देखने के लिए। तो आप इतना फंडामेंटल को स्टडी करने के बाद मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं ज़रूर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँगा। एक साथ नहीं करूँगा, बट छोटे छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करूँगा, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट ये होता है कि अगर ये कंपनी छोटा सा अगर लो भी मारती है तो मुझे मेरी एवरेजिंग करने का बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे क्या होगा लॉन्ग टर्म में मैं अच्छा प्रॉफिट बना के निकल जाऊंगा। ये एक प्लस पॉइंट होता है। और आपको अगर एक साथ भी इन्वेस्ट करना है तो इतना ही इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप होल्ड करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, चाहे वो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने। शेयर मार्केट के अंदर हमेशा आप ये मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपकी है तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उधार लेके शेयर मार्केट में पैसा लेके आ रहे हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। मैं उसका रिकमेंडेशन कभी नहीं करता। आपको हमेशा आपका एक पैसा सेविंग में रखना चाहिए, कुछ पैसा, सारा पैसा भी नहीं डालना चाहिए, कुछ पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करें, उसके बाद आपको रिटर्न मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो आप यहाँ पे आगे बढ़िए। और हमेशा आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे आप 2-4-5 महीने देखिए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे मेरे को अच्छी कंपनी लग रही है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट मैं करना जरूर स्टार्ट करूँगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट मेरे को कंपनी बना के देगी एज पर मेरे को जो इसके फंडामेंटल को स्टडी करने पर मालूम हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने जो फंडामेंटल इसकी स्टडी करके बताया सही है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। और एक टारगेट हमेशा रखिए, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे आपका टारगेट रखिए कि मेरे को 10% या 20% का प्रॉफिट होने के बाद मैं निकल जाऊँगा।
अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना है तो नो प्रॉब्लम, आप लॉन्ग टर्म के लिए रहिए, आपका पैसा दुगना तिगना हो जाएगा। बट आप शॉर्ट टर्म 2 3 4 महीने के लिए रहते हैं तो 10% टारगेट बनाइए, 15% टारगेट बनाइए और मार्केट से निकल जाइए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का। ज़्यादा लालच मत कीजिए, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं मार्केट से जब भी आप किसी से पैसा लेते हैं, बैंक भी आपको 8% ब्याज देती है पूरे साल भर का। अगर यहाँ से आपने 10% 2 3 4 महीने में निकाल लिया तो आप सोचिए कितना प्लस में आप ही रहेंगे। इसको भी कंपेयर करके देखिए। तो ये नहीं है कि आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ लॉस खा के निकल रहे हैं। हमेशा दिमाग का यूज़ कीजिए, पढ़िए और स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।